So, welcome back to one of the most interesting chapter, acid, basis and salt. एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम लोग कैसे कैसे मूव करेंगे। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो उसको जाके एक बार आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एनसीईआरटी को कवर अप करा। नाउ द सेकंड चैप्टर हमारा है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यहाँ पे क्लास सेवेंथ लिखा हुआ है, तो इसको इग्नोर करना। दिस इज नॉट क्लास सेवेंथ। एक्चुअली में हम लोग जो इसको कवर अप करने वाले हैं, ये है क्लास टेंथ का। ठीक है, तो ये है क्लास टेंथ का, हम लोग कवर करेंगे। ओके, मेनली हम लोग इसमें बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, राइट। और मेटल मतलब रिएक्शंस किसके साथ, मेटल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब एसिड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं बेस के साथ, है ना। लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसमें कि पीएच वगैरह, पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। एंड हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में। लास्ट में हम लोग आज वो भी देखेंगे कि कुछ हम लोग सॉल्ट्स वगैरह बनाएंगे, सॉल्ट्स वगैरह बनाएंगे, सॉल्ट्स कैसे बनता है। ठीक है, वो देखेंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या नाम कैसे बनता है क्या ये। ठीक है, रिएक्शन क्या है वो डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इस पूरे अंदाज में पढ़ेंगे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्टिंग विथ, देखो, लेट मी चेंज द पेन। ओके, देखो, दो चीज है हमारे पास। पहले तो एसिड एंड बेस, राइट। अब एसिड आर दोज विच आर सोर इन टेस्ट। सो एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब क्या हुआ सर, सोर का मतलब हुआ कड़वा। क्या होता है, कड़वा। हिंदी थोड़ी सी गलत है मेरी, ऐसा लग रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन। बिटर का मतलब क्या हो गया, खट्टा। सर क्या होता है, खट्टा। तो एसिड्स क्या होते हैं, कड़वे। बट बेसिस क्या होते हैं, खट्टे, बिटर इन टेस्ट, राइट। एसिड जो होते हैं, ये ब्लू लिटमस, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेके आए हो, अपने साथ ब्लू लिटमस पेपर है आपके पास, तो ये क्या होते हैं, ब्लू लिटमस से कौन से कलर में बदल जाते हैं, रेड। सो ब्लू लिटमस अगर आप चेक करोगे तो कौन सा कलर होगा इनका, रेड। रेड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। वेर एज यहाँ पे रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, यहाँ पे ब्लू हो जाता है रेड लिटमस। गॉट इट। तो ये बेसिक चीजें कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं। एसिड्स कौन से होते हैं, जो एच पॉजिटिव आइंस देते हैं। पानी में अगर आप डालोगे तो कौन से आइंस देंगे, एच पॉजिटिव आइंस। और बेस क्या देंगे, ओ एच नेगेटिव आइंस। ठीक है, इनको हम लोग एक और नाम देते हैं, इस को हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एसिड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है सर, बेस के एग्जाम्पल क्या होंगे, NaOH हो गया, है ना, MgOH हो गया, राइट। तो जितने भी आप मेरे पास OH वाले हैं वो सारे हमारे पास बेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें OH नेगेटिव आइंस दिख रहे हैं मेरे को, और इसमें H पॉजिटिव आइंस दिख रहे हैं, इसलिए H पॉजिटिव आइंस देते हैं और ये OH नेगेटिव आइंस देते हैं। क्लियर हुई इतनी बात, ओके। ठीक है, अब देखो इसी में मैं आपको एक चीज बताता हूँ ऊपर। एक पॉइंट होता है सर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। सर ये लिटमस पेपर क्या होता है, देखो, लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि एक्ट करता है एज अ नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। मतलब नेचर में मिलता है ये इंडिकेटर, मतलब इंडिकेट करता है, ये बताता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो इट एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचुरल इंडिकेटर। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर सर कौन से प्लांट से आता है, ये प्लांट से आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट से आता है, ये किंगडम है। इसको भी हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको थैलोफाइटा क्या होता है। तो एक प्लांट किंगडम से आता है ये, जो प्लांट का नाम है उसका नाम है थैलोफाइटा किंगडम। ये इंपॉर्टेंट है थैलोफाइटा, ओके। अब थैलोफाइटा से आता है, नेचुरल इंडिकेटर है सर लिटमस पेपर। ठीक है, ये क्लियर हो गया लिटमस पेपर के बारे में। जो मैंने यहाँ पे ब्लू लिटमस के बारे में बात कर रहा था, रेड लिटमस के बारे में बात कर रहा था, तो लिटमस पेपर होता है ये नेचुरल इंडिकेटर है आपका। गॉट इट, ओके। अब आगे मूव करते हैं।
अब हेडिंग डालिएगा आप इंडिकेटर्स। क्या हेडिंग होगी? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स देखिए हमारे पास होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक तो नेचुरल इंडिकेटर होता है एक तो, और एक होता है सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल्स हैं इनके कुछ, वो आपको याद रखने हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर में क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया सर, लिटमस पेपर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? एक पिटूनिया, पिटूनिया भी एक होता है, इंडिकेटर होता है। हाइड्रेंजिया, ये सारे आपको एक फ्लावर्स की वैरायटी है जो इंडिकेटर्स हैं, पिटूनिया एंड हाइड्रेंजिया। फाइन। टर्मरिक, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। रेड कैबेज लीफ, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये आप देख रहे हो कितने सारे हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स मिलते हैं। वेरएस सर आर्टिफिशियल इंडिकेटर बताइए, तो वही बता देते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर के नाम है मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद है एक फिनोप्थलीन, फिनोल्फथलीन, उसके बाद मिथाइल रेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सारे हैं हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। क्लियर हो गया? ओके, अब देखो यहाँ पे लिटमस पेपर जो है नेचुरल इंडिकेटर, मैंने अभी बताया आपको एसिड और बेस। एसिड में क्या कलर देता है नेचुरल लिटमस पेपर? क्या देता है? अच्छा, सही है, सर रेड देता है। एंड बेस में क्या देता है सर? ब्लू देता है। ओके, अब नेक्स्ट आप देखोगे पिटूनिया, ये मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। तो ये मैं एक सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे एक और टेबल कराऊंगा जिसमें आपको मैं बताता हूँ इंडिकेटर्स का क्या क्या कलर होता है एसिड एंड बेस में। ठीक है, तो उसे अलग से डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेंजिया वगैरह, पिटूनिया वगैरह, टर्मरिक वगैरह। ठीक है, रेड कैबेज लीफ स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है कि रेड कैबेज लीफ इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो आपको ये याद करने एग्जाम्पल्स भी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, आपको हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ इंडिकेटर्स के नाम। यहाँ पे मैं डालता हूँ एसिड में क्या कलर होगा, लास्ट में बेस में क्या कलर होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ, ओके, स्टार्टिंग विथ लिटमस पेपर। एक सेकेंड, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या होता है? ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है, और ये रेड लिटमस से ब्लू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है? एन एसिड, अगेन रेड कलर। एंड बेस में क्या हो जाता है? तो बेस में हो जाता है येलो। क्या हो जाता है? येलो। नेक्स्ट आपको लिखना है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन, इसकी स्पेलिंग थोड़ी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, उसके अगर मैं इसको बोलूं एसिड, एसिड में क्या हो गया? फिनोल्फथलीन क्या हो जाएगा? कलरलेस। ये कलरलेस आपको दिख रहा है कि चेंज करूं कलर? दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? बताइए, वैसे तो दिख रहा होगा जहां तक हम किए, इतना कोई बड़ी बात नहीं। एक सेकंड, तब भी मैं एक सोच रहा हूँ कि आपको ये कर देता हूँ। ठीक है, फिनोल्फथलीन ये हो गया कलरलेस, एंड ये हो जाएगा बेस में पिंक। फाइन। देन आपको फोर्थ लिखना है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब क्या होता है? हल्दी। टर्मरिक क्या हो जाएगी एसिड में? सर एसिड में तो येलो रहेगी। येलो का मतलब क्या हो गया? एसिड में अगर येलो है तो इसका मतलब क्या हो गया? कलरलेस ही है ना? और बेस में क्या हो जाएगी सर? रेड हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ सर येलो तो उसका कलर ही होता है, तो कलरलेस ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप नीचे इसमें नोट डाल के लिखोगे, नीचे नोट डालो और लिखो सर, एक तो हमारे पास हो गए नॉर्मल इंडिकेटर्स हो गए ना, वो हमने देख लिए। एक हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स।
ओल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये आपको इंडिकेट करते हैं बाय स्मेल। आपको स्मेल से पहचानना होता है, ठीक है। ठीक है। अब सर इसका एग्जांपल, जैसे अनियन, क्लोव एंड वनीला, ये आपके ओल फैक्टर इंडिकेटर्स हैं। एसिड में क्या करते हैं ये? आपको मैक्सिमम स्मेल देते हैं, स्मेल आएगी आपको एसिड में, ठीक है इनकी। एंड बेस में, अगर आप लोग टेस्ट करोगे कैसे पता चलेगा, तो बेस में नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं आएगी बेस में, वेरएस एसिड में मैक्सिमम स्मेल आएगी इसकी। ठीक है। पता चल जाएगा आपको कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है इससे। ठीक है। तो ये हो गए पूरे इंडिकेटर्स खत्म, जितने आपको पढ़ने हैं उतने इंडिकेटर्स मैंने आपको यहाँ पर डन करा दिए। अब हमारी मेन पूरा चैप्टर चलेगा रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे। अब एक काम करना आप लोग, यहाँ पे हेडिंग डाल देना। जैसे देखो, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ओके, इसको मैं इस पूरे पेज को डिवाइड कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, पूरे पेज को मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब हेडिंग डाल देना आप लोग, रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, ऐसी हेडिंग डालना। और पहली लिखना आप, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। तो ये पहली हो गया, ठीक है। मतलब एसिड एंड बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, एसिड लिया या कोई बेस लिया मैंने, और उसको मैंने मेटल के साथ रिएक्ट कराया, तो वो देता है साहब आपको सॉल्ट, नमक प्लस H2 गैस। H2 गैस उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एसिड प्लस बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी। ये H2 गैस इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, पॉप साउंड से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अगर मैं इसको जिंक, जो कि एक मेटल है, उसके साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनता है, Na2Zn O2 प्लस H2 उठ जाएगा। ये बनेगा सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। और इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस ये क्या है, जिंक मेटल है, ठीक है। ये रिएक्शन क्लियर हो गई सबको? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा पूछी जाती है ये सोडियम जिंकेट, लोग इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं कि सोडियम जिंकेट कैसा होता है। Na2ZnO2 को कहते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आपने पहला पढ़ लिया रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं वही वही एग्जांपल करा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप कुछ और भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल HCl के साथ आप कोई रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है, Zn के साथ, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसलिए मैंने आपको करा दी है, ठीक है। अब है रिएक्शन नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट विथ एसिड्स। अब ये है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट हो, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसका रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करें तो क्या बनेगा। तो ठीक है, इसका देख लेते हैं। देखो, अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट है मेरे पास, या बाइकार्बोनेट है, और उसको मैं अगर एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो सॉल्ट बनेगा अगेन, प्लस पानी बनेगा, प्लस CO2 रिलीज हो जाएगी। ये आपको याद रखनी है रिएक्शन, रिएक्शन पूछी हुई है काफी बार ये आपको पता होना चाहिए। H2 एंड CO2 रिलीज हो जाएगा, मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट हो। बाइकार्बोनेट का मतलब ये होता है उसमें हाइड्रोजन आ जाता है बस, ठीक है। बाइकार्बोनेट का मतलब ये होता है उसमें बस हाइड्रोजन आ जाता है, इसको हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी सारी एग्जांपल करा दो। यस बिल्कुल, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसका।
एक सेकेंड। तो आप लोग एग्जांपल लिखो इसका। अब मैंने बोला मेटल कार्बोनेट, मेटल मैं ले लेता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेता हूँ। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दिख रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, SCO3 H आ गया इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग एक और नाम से भी जान सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो। इसका रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ कराऊं तो क्या बनेगा? एक तो सॉल्ट बन जाएगा NaCl, नमक, प्लस पानी रिलीज हो जाएगा, प्लस CO2 बन जाएगी। ये क्लियर हो गया सबको कैसे बना? ठीक है। अगर मैं इसी में सोडियम कार्बोनेट ले लूं प्लस HCl के साथ रिएक्ट करा दूं तो अगेन सेम प्रोडक्ट बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके। अब बात क्या होती है ना, जैसे मान लो इसको मैं 1 नाम दे दूं इस रिएक्शन को और इसको 2 दे दूं। ठीक है, ये रिएक्शन सबको क्लियर हो गई? ओके। अब इस रिएक्शन में एक चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या इंपॉर्टेंट है? सर अगर मेरे पास लेक लाइम है, प्लस अगर मैं उसमें से CO2 के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O, ये बनेगा। ठीक है, अब ये बनेगा, जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट जो पानी बना है ये क्या करता है? ये लाइम वाटर को टर्न कर देता है मिल्की। ठीक है, और लाइम वाटर क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? लाइम वाटर। इसमें आपको दिखेगा मिल्कीनेस आ जाएगी, है ना? मिल्कीनेस आ जाएगी मतलब इनसॉल्युबल हो जाएगा लाइम वाटर जब ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस मिल्कीनेस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन में ही एक्सेस CO2 पास करते हैं, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, एक्सेस CO2। तो क्या होगा? इसका प्रोडक्ट उठाओ CaCO3 का प्लस H2O में, इसी में हम लोग एक्सेस CO2 पास कर देते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पे क्या हुआ? लाइम वाटर, या फिर सीधा लिख लो मिल्कीनेस डिसअपियर, मिल्कीनेस डिसअपियर। मिल्कीनेस क्या हो गई? हट गई, डिसअपियर मतलब घुलनशील हो गया अभी पानी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आपको ये क्लियर होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये दो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ अलग से। ठीक है, ये जितनी भी ये रिएक्शन है ये वाली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी बनेगा। ये पानी जो है लाइम वाटर मिल्कीनेस हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा, मिल्कीनेस, मिल्कीनेस मतलब इनसॉल्युबल हो जाएगा। फिर इस इनसॉल्युबल को मुझे सॉल्युबल करना है तो एक्सेस CO2 में पास कराऊंगा, तो एक्सेस CO2 में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, ये वही जो प्रोडक्ट बना प्लस में एक्सेस CO2 पास करा दी, प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये जो है मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है इसके अंदर जो हमें चाहिए। एक तो ये रिएक्शन याद होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए आपको। तब भी मेटल कार्बोनेट, अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है? सॉल्ट H2O प्लस CO2। H2O प्लस CO2 याद रखना, काफी बार ऑप्शंस में पूछा गया है कि क्या बनता है, H2CO2 बनता है या कुछ और बनता है। और सोडियम जिंकेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एसिड प्लस एसिड या बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट तो क्या बनते हैं? सॉल्ट प्लस H2, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? नोट्स बन रहे हैं अच्छे से? ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। अगेन मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे कि सर हमने दो चीज तो बात कर ली, एसिड बेस मेटल का रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट एसिड का रिएक्ट कर रहा है। अगर रिएक्शन ऑफ, ऐसे लिखना है यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। ओके, एक सेकेंड। ओके, ये हट गया थोड़ा ना, फिर से लिख देता हूं मैं। रिएक्शन ऑफ एसिड
एंड बेस विद ईच अदर। ओके, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैक्सिमम लोगों की पड़ी हुई होगी, इतनी कोई डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है ये। देखो, इसमें क्या होगा रिएक्शन में कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट अगर कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे, नमक बनाएंगे, प्लस पानी बनाएंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, नमक और पानी बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ तो एकदम बेहतरीन एग्जांपल है मेरे पास NaOH, सबको पता ही है, प्लस मैंने एसिड ले लिया HCl, तो क्या बनेगा? नमक बन जाएगा सर NaCl, प्लस पानी बन जाएगा सर H2O। ठीक है, तो ये है एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, क्लियर हो गया ये इजी थी काफी रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। ठीक है, उससे पहले ये नाम आ गया यहाँ पे मेटल ऑक्साइड। सर ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है? तो देखो, जितने मेटल्स हैं उनके साथ अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, इसे कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और क्या हो जाएगा सर? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं और उनके साथ अगर मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं तो उन्हें कहेंगे मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, एंड आपको ये पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो अब से पता होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड जो होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सर क्यों होती है बेसिक? तो देखो क्यों होती है बेसिक, वाई बेसिक। ठीक है, वाई बेसिक। ठीक है, उसको बताने के लिए अगर मैं सोडियम ऑक्साइड ही ले लूं, इस ऑक्साइड को मैं अगर पानी में डाल दूं तो क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा सर, ये पहली बात तो NaOH बनाएगी। और क्या बनाएगी? क्या बनाएगा और? मेन है यहाँ पे NaOH का फॉर्मेशन। एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको देखा ये, अगर Na2 अगर मैं पानी में डालता हूँ तो NaOH का फॉर्मेशन होता है मेरे पास। तो NaOH क्या है सर? NaOH है बेस, तो इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्यों होते हैं बेसिक। ओके, अब हम लोग इसके एक रिएक्शन देखेंगे। सर अभी रिएक्शन कर रहे हैं तो बात ही नहीं हुई, तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। तो एक मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा वो देखो। तो मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है साहब? सॉल्ट एंड वाटर। ये बनता है सॉल्ट एंड वाटर। कुछ कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कुछ कुछ क्या पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही है, बस यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो अगर हम देखें तो बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, तो इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ तो क्या बनाता है? CuCl2 प्लस H2O। ये है सॉरी क्यूप्रिक क्लोराइड, नहीं सॉरी कॉपर क्लोराइड, ये है कॉपर क्लोराइड, और ये कॉपर ऑक्साइड। ये समझ में आ गया? कॉपर ऑक्साइड किसे रिएक्ट किया? HCl के साथ रिएक्ट किया, कॉपर क्लोराइड जो कि सॉल्ट है प्लस पानी बनाया। ठीक है, ये याद रखना, नोट डाल देना यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड ही रिएक्ट करेगा HCl के साथ। कॉपर नेवर रिएक्ट विद HCl। ठीक है, कॉपर नेवर रिएक्ट विद HCl, वेयर एज कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। ठीक है, ये होता है, ये कभी नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको आप एक सेकेंड, ये तो एक सेकेंड। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड ही रिएक्ट करेगा, ये कॉपर ऑक्साइड ही रिएक्ट करेगा HCl के साथ। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ये याद कर लो अच्छे से, कौन किसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर।
ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर क्लोराइड की है पानी के साथ। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है अब तक सारा? ओके, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट रिएक्शंस। अब एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं और पेन ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं पेज को, और स्टार्टिंग विद कौन सा कलर रहेगा, ग्रीन। ओके, तो देखो, अगर मैंने बोला एक चीज अभी तक तो आपको कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट? तो सर नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? अपोजिट, दे आर एसिडिक इन नेचर। दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो ये जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं उनके साथ अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उनको कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, दे आर एसिडिक इन नेचर, याद रहेगा? ओके, अब देखो, एक चीज याद रखना, एसिड एंड बेस में कॉमन क्या होता है दोनों में? कॉमन क्या होता है सर? कॉमन दोनों में होता है आयंस। आयंस आर कॉमन, मतलब आयंस का फॉर्मेशन दोनों में होता है, बट आयंस कॉमन का मतलब है आयंस का फॉर्मेशन कॉमन है। ठीक है, आयंस अलग अलग हैं लेकिन आयंस का फॉर्मेशन दोनों में होता है। जैसे कि अगर मैं ले लूं यहाँ पे, अगर मैं HCl पकड़ूं और HCl को मैंने क्या किया, तोड़ दिया, डिसोशिएट कर दिया, तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस को कहते हैं कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव आयंस को कहते हैं एनायन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं NaOH बेस ले लूं, तो इसको तोड़ दूं, डिसोशिएट कर दूं, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और ये क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस कह दो या हाइड्रोनियम आयंस कह दो। ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोनियम आयंस अगर और आप देखोगे तो हाइड्रोनियम आयंस इसे कहते हैं एक्चुअली में। H3O पॉजिटिव बनाता है एसिड ना, तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयंस। H पॉजिटिव हम लोग लिख देते हैं, एक्चुअली में बना क्या रहता है, और देखोगे आप आगे बढ़ के तो हाइड्रोनियम आयंस इसे कहते हैं, ये बनाता है एसिड डिसोशिएट करके। ठीक है, याद रहेगा, बेसिक सी बात है, इतना कोई डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, छोटा सा टॉपिक है। मेरे को बताओ, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है और इसमें भरा हुआ है पानी। ठीक है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब ये एक बीकर है। बीकर थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? हाँ, एक सेकंड, बीकर थोड़ा ज्यादा ही अजीब हो गया है ना, कोई बात नहीं। बीकर है ये टेस्ट ट्यूब है, और ये है आपका एक बीकर जिसके अंदर है HCl एसिड। ठीक है, एसिड डला हुआ है, और इसके अंदर है पानी। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग पानी को एसिड में डालेंगे या HCl को पानी में डालेंगे, किसको किस में मिलाएंगे, किसको किस में मिलाएंगे? तो याद रखना, हमेशा याद रखना है, एक सेकेंड, हाँ, कि आप लोग हमेशा एसिड को पानी में मिलाओ, पानी में मिलाओगे, है ना? यू विल पोर, यू विल पोर एसिड इनटू वाटर। ठीक है, अदरवाइज अगर पानी को अगर आप एसिड में मिला दोगे तो क्या होगा, स्प्लैश, बर्न, पूरा ऊपर से ऊपर आ जाएगा, वो आपके मुंह पे आ सकता है, वो आपको चोट लग सकती है, आप जल सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी काफी यूपीएससी पूछता है, या अदर एग्जाम्स भी पूछते हैं नॉर्मली काफी बार, कि भाई किसको किस में मिलाओगे? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, विल पोर एसिड इनटू वाटर। ठीक है, ये छोटी सी बात क्लियर हो गई।
ओके, फाइन। अब देखो, अब देखो, हमको कैसे पता चलेगा भाई कौन कितना स्ट्रेंथ, हाउ टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। टॉपिक है कि भाई हाउ टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व आउट करने के लिए हम लोगों ने एक स्केल बनाया, हम लोगों ने एक स्केल बनाया जिसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, और वो पीएच स्केल हमको बताता है कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है। पीएच स्केल ये रहा, पीएच स्केल जीरो ये रहा। ठीक है, जीरो ये रहा। नेगेटिव में होता नहीं है पीएच स्केल, एक्चुअली में नेगेटिव में पीएच स्केल नहीं होता है, तो ये आपका जीरो नहीं होगा, ये आपका होगा, ये आपका होगा 7। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया सर 4, 3, 2, 1। आपका इधर 8 हो गया, आपका इधर 9 हो गया, आपका इधर 10 हो गया, आपका इधर 11 हो गया, आपका इधर 12 हो गया, 13 हो गया, एंड लास्ट 14। तो पी स्केल होता है 1 से लेके 14 तक। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब न्यूट्रल है वो ना ही एसिड है, वो ना ही सब्सटेंस बेस है, जो कि हमारा न्यूट्रल क्या होता है, पानी, H2O, वाटर। इसका पीएच कितना होता है, 7। कितना होता है पीएच, 7 होता है इसका पीएच। ठीक है, अब आपको अगर पीएच स्केल, अगर पीएच स्केल लेस देन, अगर पीएच स्केल, एक सेकेंड, हाँ, अगर पीएच स्केल लेस देन 7 है, लेस देन 7 है, तो इसका मतलब होता है वो सब्सटेंस एसिडिक है। अगर वो सब्सटेंस एसिडिक है, देन अगर पीएच स्केल ग्रेटर देन 7 है, सब्सटेंस बेस है, बेस ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या है, 7। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको इसमें क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है पीएच स्केल्स, मतलब किस किस का कितनी पीएच रेंज है, वो सब फोका पढ़ना है अच्छे से। तो वो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ मैं एक नई पेन से लिखते हुए, ग्रीन पेन ली मैंने। आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है ना, ऐसे मैं पूछता रहूंगा बीच में, ठीक है, पढ़ते रहो मस्त। देखो, पीएच रेंज, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली पीएच रेंज हमको पढ़नी है अपनी, जो मतलब जो याद रखनी है, या मैं बोलूँ एनसीईआरटी में गिवन है, उन पीएच रेंज को तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, आंख बंद करके वो हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ ब्लड, हमारा जो खून होता है, खून, खून देखा है, खून, उसका पीएच कितना होता है। तो अगर मैं बोलूँ प्योर ब्लड, उसमें कोई गंदगी नहीं है, प्योर ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। मतलब थोड़ा सा एल्कलाइन होता है ना, बेस से थोड़ा ऊपर है ना। और एक है हमारे पास पीएच ऑफ लेमन, इसका हम लोग पढ़ेंगे। देन है पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो कि आपके पेट में होता है। पीएच ऑफ, पीएच किसका पढ़ेंगे हम लोग फिर, NaOH, नमक का पीएच पढ़ेंगे, सॉरी नमक का तो नहीं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच पढ़ेंगे। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये पढ़ेंगे इसका पीएच। इसको हम लोग डिनोट करते हैं MgOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच। फिर एक पीएच पढ़ेंगे, पीएच ऑफ एसिड रेन। ये आपको इतने पीएच तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये आप नहीं भूल सकते हो, ठीक है। पीएच ऑफ लेमन कितना होता है, बात कर लेते हैं, एक सेकंड चेंज कर लेते हैं पेन ना। कौन सी ले लूं, ब्लू, रेड नहीं, ये कैसी रहेगी, सॉरी इसे ट्राई करते हैं। ठीक है, पीएच ऑफ लेमन कितना होता है, 2.2।
pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस कितना होता है? 1.2। देख रहे हो गैस्ट्रिक जूस कितना एसिडिक है, कितना ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। pH ऑफ NaOH कितना होता है? 14। ये तो पूरा ही हमारा बेस है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिलेगा NaOH, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा आपको NaOH। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10, एंड इसका होता है लेस देन 5.6। ठीक है, क्लियर हो गया आपको पीएच इतने? पीएच ऑफ NaOH, पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब देखो यहीं पर मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा एसिड रेन का। एसिड रेन किसे कहेंगे? जब भी बारिश में SO2 एंड NO2 के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, उसको कहेंगे एसिड रेन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका पीएच पूछ सकता है लेस देन 5.6 की अगर बारिश हो रही है पीएच की, तो उसको कहते हैं हम लोग एसिड रेन। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या काम है सर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम है बच्चों, इट एक्ट एज अ एंटा एसिड। जब भी आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे आप करते हो, इनो लेते हो, है ना सर? इनो ले लेते हैं हम। इनो क्या है बच्चे? आपका एंटा एसिड है। आप क्या ले सकते हो सर? बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, और सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं एंटा एसिड्स, इनो, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये कैसे काम करते हैं? सर आपके पेट में हुई एसिडिटी, मतलब आपके पेट में बना एसिड, आपने ले लिया सर एंटा एसिड जो कि होता है बेस, तो क्या बनता है सर? सर सॉल्ट बनता है एंड पानी बनता है। तो मतलब सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें शांति मिलती है पेट को। ठीक है, ये रिएक्शंस याद रहेंगी। कुछ नहीं, आपको पीएच याद रखना है, और कुछ एंटा एसिड्स के नाम याद रखने हैं, और उनके भी पीएच याद रखने हैं आपको। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ओके, अब देखो। हम्म, अब रेड पेन ले लेते हैं। ओके, देखो पता है एक चीज बताओ आपको, एक बात और बतानी थी कि जो सॉइल होती है ना अपनी सॉइल, वो भी एसिडिक होती है, उसका पीएच जो सॉइल होती है ना उसका पीएच क्या होता है? एसिडिक। ठीक है, ओके। अब देखो, जब भी आप बेसिक बता रहा हूँ ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग ना जो टूथ ब्रश ही करते हो, ब्रश ब्रश आप कब करते हो? डे टाइम पे। ठीक है, डे टाइम पे ठीक है, लेकिन आप कब नहीं करते हो? नाइट, खाना खाने के बाद आप लोग नहीं करते हो ब्रश। जबकि आपको ब्रश करना चाहिए नाइट में हमेशा खाना खाने के बाद, बिकॉज आपने जो खाया पूरे दिन वो आपके माउथ के अंदर इवॉल्व रहता है, और उस पे वो क्या करता है? एसिड कैरेक्टर बढ़ाता है आपके माउथ का, एसिड कैरेक्टर, अगर आप पूरा दिन का खाते हो तो। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए आप ब्रश यूज कर, कॉलगेट यूज कर सकते हो जो होता है बेस। तो इसीलिए आप इसको कन्वर्ट कर देते हो अगेन न्यूट्रिलाइजेशन सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको हमेशा ब्रश करना चाहिए रात में। ठीक है, और आपका जो टूथ एनिमल है, आपका जो टूथ है, टूथ एनिमल वो किसका बना रहता है? कैल्शियम का। पूरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, इसका बना रहता है। आपको कैल्शियम, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम का बना रहता है तो पता ही होगा। और एक बात और बतानी थी आपको, जैसे कोई भी आपको मधुमक्खी काट गई है ना, ये तो अभी बात कर लेंगे कौन कौन से एसिड्स किस किस में होते हैं। लेकिन आपको अगर मधुमक्खी काट गई है, तो जो भी एसिड वो उसने आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो आपको उसको ओवरकम करने के लिए क्या यूज करोगे? बेस यूज करोगे। ठीक है, याद रखोगे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर जगह एसिड जाए उसके अपोजिट आप बेस यूज करोगे, आराम, उस चीज को आराम देने के लिए। एक नोट करके एक पॉइंट लिखो, जो वीनस का, वीनस आपने देखा प्लैनेट, वीनस का एटमॉस्फेयर में होते हैं येलो एंड व्हाइट क्लाउड्स। ये किससे बने रहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। किसके बने रहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से। ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स होते हैं उनका कलर येलो एंड व्हाइट होता है, वो किसके बने रहते हैं? ठीक है, येलो एंड व्हाइट होता है इनका कलर, याद रखोगे, येलो एंड व्हाइट, H2SO4। ठीक है, ओके।
अब डालते हैं हेडिंग। हेडिंग डालो। एक सेकेंड। सम सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, किस किस में कौन कौन से एसिड होते हैं वो आपको पढ़ना है आप, ठीक है। सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ओके। सबसे पहले अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा, मतलब अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर ही सही रहेगा। सबसे पहले मेरे को याद आ रहा है लेमन, फिर उसके बाद नीटल स्टिंग या आंट। अगर आपको चींटी भी अगर काट जाती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ठीक है। लेमन के बाद आपका मिल्क, मिल्क के बाद टोमेटो, टोमेटो के बाद एप्पल, उसके बाद ऑरेंजेस, इसके बाद और क्या रह गया, आप लोग ले सकते हो टेमराइन, क्या कहते हैं टेरमाइन, टेमराइन, इमली जो होती है बेसिकली, इमली में कौन सा होता है वो, ठीक है। और कर्ड, दही, ठीक है। ऑरेंज हो गया, कर्ड हो गया, दही हो गया, ठीक है। इतना बहुत है, इतना ही आपको याद रखना है बेसिक के मिर्ची। ओके। देखो, लेमन में आपको कौन सा होता है, लेमन में आपको होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। नीटस में क्या होता है, मैथोनिक एसिड, मैथोनिक एसिड, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। मिल्क में क्या होता है सर, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड। ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। एंड कर्ड में क्या होता है सर, लैक्टिक एसिड, क्योंकि दूध से बनी रहती है इसलिए लैक्टिक एसिड। ये क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस किस में क्या क्या एसिड होता है, ठीक है, आपको ये पता होने चाहिए। ओके। अब हमारा चैप्टर में अब तक एसिड बेसिस के बारे में बात हो गई है। अब हम लोग लास्ट बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में। तो हेडिंग डालो सॉल्ट्स। ठीक है। देखो, सॉल्ट नॉर्मली हमको पता है सर NaCl सॉल्ट है ना, नमक है। कोई भी क्लोराइड आइंस के साथ सॉल्ट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है, सॉरी, सल्फेट के साथ कोई भी सॉल्ट बना सकते हो आप, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, ये सारे होते हैं सॉल्ट्स। क्लोराइड एंड सल्फेट आइंस होते हैं हमारे पास सॉल्ट्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्लोराइड आइंस हो सकते हैं सॉल्ट या फिर सल्फेट आइंस हो सकते हैं सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट्स इन दोनों, मेनली इन्हीं दोनों आइंस के हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं। अब हम लोग सॉल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे, और उन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल, ठीक है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारे पास आ जाएगा NaOH, ठीक है, उसका कैसे फॉर्मेशन करेंगे हम लोग। फिर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे कि सर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, ये सब रॉ मटेरियल्स के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, सर बेकिंग सोडा कैसे बना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, कि सर वॉशिंग सोडा कैसे बना। फिर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही वॉशिंग सोडा कंप्लीट होगा, फिर हम लोग मूव करने वाले हैं, सॉल्ट्स आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। लास्ट पे एक दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर, POP एंड जिप्सम। POP का मतलब क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके हम लोग जो रॉ मटेरियल्स, इन सबके हम लोग यूजेस भी पढ़ते जाएंगे, राइट। तो ये हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं नीचे एक लाइन खींच देता हूँ। अब आपकी पहली हेडिंग होगी NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, इधर ध्यान दीजिएगा। देखो, एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले NaCl को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, प्लस उस नमक में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते
तो क्या होता है हमारे पास रिएक्शन प्रोडक्ट में, NaOH बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ। ये जो NaCl है, ये होना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन में। कैसा सॉल्यूशन चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? पानी मिक्स है इसलिए एक्वस हो गया ये। पानी कैसे? घुलनशील पानी जैसे फॉर्म में, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन। इसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा आयंस बनते हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस बनते हैं हमेशा। तो इसलिए एक्वस सॉल्यूशन चाहिए, इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। aqueous solution of NaCl is known as brine, is known as brine। क्या कहते हैं इसे? ब्राइन। एक सेकेंड, ब्राइन लिखा हुआ गायब हो गया है, तो उसको फिर से आना पड़ेगा। इज नोन एज ब्राइन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। अब एक और चीज मेरे को इसको मैं बतानी है आपको। देखो, एनोड क्या होता है एंड कैथोड, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स मतलब थिन स्ट्रिप होती है जिनके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये एक थिन स्ट्रिप ऑफ रॉड्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स के। अब एनोड जो हमेशा आपको याद रखना है, एनोड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा एंड कैथोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो एनोड अगर पॉजिटिव चार्ज है और H2 हमेशा पॉजिटिव होता है एंड क्लोराइड हमेशा नेगेटिव होता है, तो H2 पे H2 कहाँ जाएगा? H2 हमेशा कैथोड पे जाएगा। एंड क्लोरीन कहाँ जाएगा? क्लोरीन हमेशा एनोड पे जाएगा। ये पूछता है यहाँ से, ठीक है, कौन कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को, जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है, हमारा NOH का फॉर्मेशन हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर होगी बात? क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है सर? ब्राइन क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, क्या क्या गैस बनेंगे NaCl प्लस H2 को रिएक्ट करने के बाद? सर H2 बनेगी एंड Cl2 बनेगी। ये क्लियर हो गया? अब इसको एक अच्छे से, और अभी हमने उसी टॉपिक पे हैं, अब इसको एक डायग्राम से पढ़ेंगे हम लोग। किससे पढ़ेंगे? एक इंपॉर्टेंट डायग्राम से पढ़ेंगे। तो देखो, इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया यहाँ से। अब इस डायग्राम को आप एक काम करो, रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बीकर लिया मैंने, एक बीकर मैंने यहाँ पे बनाया। उस बीकर में एक छोटा सा गैप है, इधर यहाँ तक है, और छोटा सा गैप वहां पर भी होगा। ठीक है, ये एक बीकर है मेरे पास। इसमें एक इलेक्ट्रोड ये है, थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर, या कोई भी, किसी की भी बना लो आप। और एक इलेक्ट्रोड मेरे पास यहाँ पर ये है। ठीक है, इसको मैंने इससे जोड़ दिया। अब क्या हुआ? मैंने एक, सर, बैटरी जोड़ दी, यहाँ से बैटरी जोड़ दी, सॉरी, जो कि ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। और इस बैटरी में करंट कौन सा आ रहा है? सर डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट? DC करंट। अब पॉजिटिव वाले को मैंने क्या कहा? सर पॉजिटिव वाले को हम लोग एनोड कहते हैं, और सर कैथोड कहते हैं सर नेगेटिव वाले को। क्लियर हो गया? उसके बाद, क्या हुआ? इसमें ये पूरा सॉल्यूशन है, पानी है। ठीक है, पूरे में क्या है? पानी। ये सब पानी को थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। इतनी कंजूसी क्यों पानी में, है ना? पानी को थोड़ा अच्छा बना लीजिए। ठीक है, पानी को थोड़ा अच्छा बनाया जाए। ठीक है सर, पानी बन गया आपका, पूरे में पानी है, ठीक है। ओके, पानी भर गया है पूरे में, कुछ भी खाली नहीं है। अब आप समझ जाओ ना, पानी है, क्योंकि मेरे को लिखना भी है। ओके, अब देखो, एक सेकंड पेन लेने दो। हाँ, ठीक है, इस पानी में अब क्या हो रहा है? इस पानी में क्या हो रहा है? अभी पानी में एनोड कैथोड हो गया। एक गैप यहाँ पर भी है, वो गैप बना लेता हूँ मैं अभी, रुक जाओ। ओ, एक सेकंड, ये पूरा ही रब हो गया, ये क्या हो गया? ओके, एक गैप यहाँ पर भी है, एक गैप यहाँ पर भी है। ओके फाइन। अब ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ओके, अब क्या होगा?
हम लोग यहाँ से डालेंगे ब्राइन सॉल्यूशन, यहाँ से डालेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। यहाँ से क्या डाला? ब्राइन डाला सर। ब्राइन डाला, ब्राइन मतलब सर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर तो पानी है ही, राइट। अब क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर हो क्या रहा है इसके अंदर? इसके अंदर देखो बहुत सारे क्या 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 तो इसके अंदर एनाइंस है। कौन क्या क्या आइंस बनेंगे? देखो पहले मेरे को बताओ, उस पानी के अंदर क्या क्या आइंस बनेंगे। देखो NaCl है, तो अंदर NaCl डाला है तो Na पॉजिटिव आयन बन रहा है सर, एक Cl नेगेटिव आयन बन रहा है। सब पानी है तो सब पानी है तो H पॉजिटिव है एंड OH नेगेटिव है। ठीक है, ये चार आइंस इस पानी के अंदर है। ठीक है, अब देखो इस कैथोड सॉरी इस एनोड की तरफ जो कि पॉजिटिव चार्ज है एनोड, क्या अट्रैक्ट करेगा सर? नेगेटिव आइंस, मतलब क्लोरीन एंड OH। तो मतलब इसकी तरफ कौन से जाएंगे सर? Cl नेगेटिव एज वेल एज OH नेगेटिव आइंस जाएंगे, राइट। ठीक है, ये जाएंगे। और सर कैथोड की इसकी तरफ जाएंगे H पॉजिटिव एज वेल एज कौन से जाएंगे? Na पॉजिटिव। ये आइंस जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे Cl नेगेटिव जाएंगे। ठीक है, एंड OH नेगेटिव जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जाएंगे। अब जो Cl नेगेटिव है, ये जो गैस है Cl क्या होती है? गैस, वो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी Cl नेगेटिव। इसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ से H2 हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, वो निकल जाएगी। अब क्लोरीन गैस जो है जो निकल जाएगी उसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे और उसको यूज करते हैं हम लोग इन डिसइंफेक्टेंट, मतलब एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब हो गया इन क्लीनिंग ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की आपकी जो क्लीनिंग होती है ना, उसमें क्लोरीन गैस पास की जाती है स्विमिंग पूल में, जिससे वो क्लीन होता है। फर्टिलाइजर्स का फर्टिलाइजर्स बनाते हैं हम लोग इससे। ठीक है, ओके, वेट वेट, एक चीज थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे। फर्टिलाइजर्स हम लोग इससे नहीं बनाते हैं, फर्टिलाइजर हम लोग हाइड्रोजन वाले से बनाते हैं। फर्टिलाइजर किससे बनाते हैं? इससे बनाते हैं सर, हाइड्रोजन वाली जो है इसका यूज होता है फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में यूज हो गया, हम यूरिया में यूज हो गया इसका, हाइड्रोजन का इसमें यूज होता है, एंड इसका डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। ये आप याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या खत्म हुआ है? अभी हमारा खत्म हुआ है सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसका फॉर्मेशन। ठीक है, अब लिखोगे आप सेकेंड, सेकेंड लिखोगे अब आप ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको डिनोट कैसे करते हैं सर? CaOCl2। ठीक है सर, ये बनता कैसा? फॉर्मेशन लिखोगे अब आप, तो देखो कैसे बना। कैल्श हाइड्रोक्साइड COH, जिसको हम लोग स्लेक लाइन भी कहते हैं। ठीक है, स्लेक लाइन को मैंने क्या किया, Cl2 गैस जो कि इसमें बनी थी अभी हमारे क्लोर अल्कली प्रोसेस में, उसके पास किया, उसमें मतलब इसको रिएक्ट कराया, तो सीधा सीधा CaOCl2 बन जाता है हमारे पास। ठीक है, प्लस पानी रिलीज हो जाता है। तो ये है इसका फॉर्मेशन। ठीक है, स्लेक लाइन को पकड़ा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, याद रहेगा। सर इसके यूजेस क्या है? तो यूजेस लिखो, यूजेस का पहला यूज लिखो। कलर चेंज कर लूँ? नहीं, ये रहने दो। नहीं कर लूँ कि नहीं, चलो रहने। तो इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग, ब्लीचिंग ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन लाइनर इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटन की ब्लीचिंग वगैरह, कपड़े वगैरह बनाने का काम होता है इसका। ठीक है, सेकंड है लॉन्ड्री पर्पस में काम होता है। लॉन्ड्री आपने देखा होगा, कपड़े धुलते हैं। कपड़े क्यों धुलते हैं? क्योंकि सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है उसमें, जिससे आपके कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। और ये इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है? इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों एक्ट कर रहा है? कोई बताएगा मेरे को? क्योंकि सर कैल्शियम आगे जाके अगर आप देखोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये क्या करता है, हर इंडस्ट्रीज में ये गेन ऑफ मतलब रिडक्शन हो रहा है इसके अंदर। बेसिकली क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है? रिडक्शन क्यों हो रहा है इसके अंदर? क्योंकि सर क्या होता है रिडक्शन? मैंने बताया था आपको, थोड़ा सोचो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन रिडक्शन में मैंने आपको बताया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। अभी ये कैसे हो रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन होते हैं, कैसे लॉस होते हैं, उसके बारे में बता लेगा। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है,
और एक थर्ड पॉइंट आप लोग इसका लिखोगे, इट मेक ड्रिंकिंग वाटर, इट मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। जम से फ्री करता है ड्रिंकिंग वाटर को ना, फिट बनाता है आपको पीने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। मैं थोड़ा अपना लैपटॉप ना चार्ज में लगा लूँ, 2 मिनट वेट करो, तब तक इसे लिख लो, है ना। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लो, मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ो। एक सेकंड बस हो गया। ठीक है बच्चों, सब रेडी? ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में? हम लोगों ने सर बात कर ली है अभी तक ब्लीचिंग पाउडर, और नेक्स्ट हमने बात कर लिया था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतना ही लिखना आपको दोनों में, ठीक है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेकिंग सोडा। किसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग? बेकिंग सोडा पढ़ने। तो हेडिंग डालो, थर्ड है हमारे रॉ मटेरियल बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे बनता है वो देखो। देखो बेकिंग सोडा कैसे बनता है। सबसे पहले हमको NaCl लेना है, प्लस हमको पानी लेना है, प्लस CO2 गैस पास करानी है, प्लस अमोनिया NH3। तो क्या बनेगा हमारे पास? एक बाय प्रोडक्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, और इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, बाय प्रोडक्ट, और ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। तो आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए पूरी। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया गिव्स यू NH4Cl प्लस NaSCO3। ये होता है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। अब बेकिंग सोडा में आपको पॉइंट्स लिखने हैं काफी ज्यादा। पहला, कि ये इट इज अ नॉन कोरोसिव, इट इज अ नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, मतलब कोरोसिव का मतलब जलता नहीं है अगर आप इसे खाओगे, नॉन कोरोसिव है। ठीक है। सेकंड, व्हेन वी व्हेन वी पास व्हेन वी पास और यूज कर लो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, देन CO2 is produced, which help us to make fluffy food articles। क्या लिखा है ये रिएक्शन, इसके लिए ये जो लाइन लिखी है उसके लिए रिएक्शन समझो, फिर बताता हूँ ये क्या लिखा है मैंने। ठीक है, क्या होता है इस बेकिंग सोडा में, मतलब इस बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर मैं कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डाल देता हूँ, इसमें से H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, तो क्या निकलेगा? CO2 गैस निकलेगी प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अभी जो CO2 गैस है ये जो निकली, ये यूज होती है आपके पकौड़ाज बनाने में। पकौड़ा, केक, केक आप बनाते हो, ढोकला आप बनाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो? सब में बेकिंग सोडा यूज करते हो। क्या यूज करते हो? बेकिंग सोडा। उसमें CO2 गैस का यूज होता है, जिससे आप बोलते हैं ना ये पकौड़ा कैसे बनेगा, वो CO2 गैस की वजह से बनते हैं मेनली। आप इडली वगैरह बनाते हो, है ना। तो ये याद रखना, CO2 गैस की वजह से आपके वो फ्लफी एजेंट्स, जो फ्लफीनेस आती है आपके पकौड़ा वगैरह, वो CO2 गैस की वजह से आती है। और वो कैसे आती है? थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हो आप। ठीक है, प्रिपरेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब लिखो इसके यूजेस। तो पहला यूज हो गया, इट इज यूज इन पकौड़ा, वो नहीं लिखवा रहा मैं। सेकंड, इट एक्ट एज अ सोडा एसिड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। किस तरह काम आता है? सोडा एसिड फायर है, मतलब आग बुझाने के काम आता है ना। पर्टिकुलरली आप आग बुझाते हो, सोडा एसिड फायर अगर आपके पास है तो आपकी आग बहुत तेजी से और जल्दी बुझती है, इफेक्टिवली बुझती है।
तो इट एक्ट एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, से बनते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। गॉट इट? ठीक है, और दूसरा इसका आपको पता ही है, पकौड़ा वाला। ठीक है, ओके। अब लिखो, नेक्स्ट हमारा कौन सा है ये? ओके, फोर्थ है हमारा, है ना? फोर्थ लिखोगे आप, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसका हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और इसके अंदर जो 10 है, ये इनको हम लोग कहते हैं, एक 10 क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 10 मॉलिक्यूल, मतलब 10 मॉलिक्यूल पानी के इसमें लगे हुए रहते हैं सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है? उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। गॉट इट? ओके, पेन चेंज कर लें। ओके, अब देखो कैसे बनता है, फॉर्मेशन लिखना। Na2CO3 में क्या किया हमने, सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 अलग से डाल दिए, तो आपके पास बनता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मेशन है इसका। ठीक है, इसके यूजेस आप लिखो, यूजेस लिखने हैं आपको। पहला यूज, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये आपको दिखेगा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बोरैक्स। किस काम में आता है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास बनते हैं इसके, सोप, साबुन बनते हैं, एंड पेपर भी बनते हैं इसके, ठीक है? एंड सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड, इट इज आल्सो यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी के अंदर जो हार्डनेस आती है, जिसकी वजह से वो स्कम नहीं बनता, उसको भी ये रिमूव कर देता है, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अभी बताऊंगा टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है वाटर की, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, जब हम लोग मिसल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। एंड अब आपको ये डन हो गया फोर्थ। तो ये आपके हो गए जो अभी तक हमने, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो हमने 4 रॉ मटेरियल्स की बात की थी, चारों के चारों रॉ मटेरियल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट या एडिशनल चीजें हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे को याद आया अभी कि मैंने बताया था, मैंने वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ऐसी कुछ हमारे केमिकल नेम्स होते हैं कुछ कंपाउंड्स के, जिनका एक है ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ब्लू कलर का होता है इसलिए ब्लू विट्रॉल। फिर नेक्स्ट है ग्रीन विट्रॉल, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, भूल मत जाना इन दोनों को। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, अब आप हेडिंग डालो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब इसमें आप लिखोगे, जब आप ऑन हीटिंग, अगर आप जिप्सम को हीट करोगे, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, ऑन हीटिंग जिप्सम, अगर हम जिप्सम को हीट कर देंगे 373 केल्विन, तो क्या होगा? इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड पीओपी इज फॉर्म। क्या होता है? पीओपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसको अगर मैं हीट करता हूँ, हीट का साइन होता है डेल्टा, ठीक है, कितने पे? 373 केल्विन। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है पीवाई के में, 373 केल्विन के कुछ और टेम्परेचर लिखा हुआ दोनों। तो आपके लिए बनेगा, क्या बनेगा? CaSO4.हाफ H2O, इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर फर्दर आप क्या करूंगा, फर्दर मैंने अब क्या किया, CaSO4.हाफ H2O को 1.5 मतलब 3/2H2O के साथ मिक्स कर दिया, पानी में मिक्स कर दिया, तो एक हार्ड सब्सटेंस मिलता है अगेन, उसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। तो ये उल्टा भी ऐसे फॉर्म हो सकता है। ठीक है,
मतलब CSO4 को मैंने क्या किया, फिर से पानी में मिला दिया, तो एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म होगा, जिप्सम, इसको कहेंगे जिप्सम। इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका क्या नाम होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको किस काम में आता है POP? POP होता है आपकी हड्डी को, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही करने में, टॉयज बनाने में, है ना। टॉयज वगैरह बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं इसकी। आपकी बिल्डिंग पे जो घर बना रहे हो आप, उसकी पुट्टी पे काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये सब आप इसके पॉइंट्स भी याद रखना, ठीक है ना, कहाँ का काम आता है। ये तो बेसिक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म, द एंड। इस चैप्टर में और कुछ नया नहीं है, इतना ही है। इसको बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल खुल के लिख सकते हो, जो जो डाउट है, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद एवरीवन, बाय।